नमस्कार विद्यार्थियों, आरजेसी ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज सस्य विज्ञान का एक बहुत अच्छा चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है बेटा टिलेज, भू परिष्करण। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से जितने भी एग्रीकल्चर के कंपटीशन एग्जामिनेशंस होते हैं उससे इस चैप्टर से अधिकांश क्वेश्चन उठाए भी जाते हैं। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो चैप्टर जिनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर वे में आप उनको लर्न करते रहें, याद करते रहें, समझते रहें, जिससे आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है जिसका नाम आपको मैंने क्या बताया था, भू परिष्करण। क्या है बेटा, भू परिष्करण। क्या है बेटा, भू परिष्करण। अर्थात भू परिष्करण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टिलेज। क्या बोलेंगे बेटा, टिलेज। क्या बोलेंगे, टिलेज। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो हम भू परिष्करण पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, भू परिष्करण, अर्थात जो टिलेज पढ़ रहे हैं, तो ये टिलेज क्यों करते हैं। ठीक है, अर्थात भू परिष्करण की क्रिया फसलों के लिए क्यों आवश्यक है, किस इसको करने से अर्थात भू परिष्करण को अपनाने से क्या क्या फायदे हैं, इन सभी की चर्चा हम किस में करेंगे, भू परिष्करण के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भू परिष्करण की डेफिनेशन अर्थात परिभाषा की ओर अपन चलते हैं। देखें भू परिष्करण क्या होता है बेटा, कि जो हमारी मृदा है उस मृदा की हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक है, तैयारी कैसे करते हैं कि उसमें विभिन्न प्रकार की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अर्थात कृषि क्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं, कृषि क्रियाएं। जिससे क्यों करते हैं, जिससे पौधे की आसानी से वृद्धि हो सके। क्या हो सके, जिससे पौधे की आसानी से क्या हो सके, वृद्धि हो सके। और जब पौधे की आसानी से वृद्धि होगी तभी ही क्या होगा, पौधे से अधिक उपज प्राप्त होगी। और इन सभी कारणों की वजह से, ठीक है, कौन सी क्रिया अपनाते हैं, भू परिष्करण की क्रिया अपनाते हैं। तो ध्यान रखें, मैं डेफिनेशन आपके सामने लिख रहा हूं, आप भी कॉपी में नोट करते रहें कि भू परिष्करण वह क्रिया है जिसमें मृदा को उचित रूप से तैयार किया जाता है। देखें बेटा, क्या है, मृदा को उचित रूप से, उचित रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है, क्यों करते हैं, तैयार किया जाता है, जिससे क्या होगा बेटा, जिससे पौधे की वृद्धि, किसकी वृद्धि बेटा, पौधे की वृद्धि आसानी से हो सके, आसानी से हो सके। ऐसी सभी प्रकार की कृषि क्रियाओं को क्या कहा जाता है, भू परिष्करण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, भू परिष्करण कहा जाता है। ध्यान रखें, भू परिष्करण वह क्रिया है जिसमें मृदा को, किसको बेटा, मृदा को क्या करते हैं, उचित रूप से क्या करते हैं, तैयार करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि आसानी से हो सके। और जब हम इसको इस तरह पौधे की वृद्धि आसानी से हो सके, जिससे हमको क्या होगा, अधिक से अधिक उपज प्राप्त होगी। तो ये जितनी भी कृषि क्रियाएं हैं जहां फसल को ले अपन जो बो रहे और बोने के साथ में काटने तक जितने भी अपनी ये कृषि क्रियाएं हैं, ठीक है, जिससे अपन मृदा को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ये सभी क्रिया किसके अंतर्गत मानी जाती है, भू परिष्करण के अंतर्गत मानी जाती है। इसके साथ ही आपको एक डेफिनेशन और आपको मैं बता देता हूं कि दूसरी डेफिनेशन अपन कह सकते हैं कि जो मृदा को अपन तैयार करें तो खां से लेकर के खां तक मृदा को तैयार करें। ठीक है, तो मेरा कहने का स्टेटमेंट जो ये है
कि जो फसल है, ठीक है, जिस फसल के आप सोविंग करते हैं, तो सोविंग से लेकर के, अर्थात जहाँ से सोविंग करते हैं उससे पहले से लेकर के फसल की जो हार्वेस्टिंग है, जो कटाई है, कटाई तक जितनी भी एग्रीकल्चर की जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सभी क्रिया किसके अंतर्गत आती है? भू परिष्करण। तो इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि मृदा की उचित स्थिति बनाए रखने के लिए, किसकी? मृदा की उचित स्थिति बनाए रखने के लिए फसल की बुआई से, ध्यान रखने बेटा, कहाँ से? फसल की बुआई से पहले से लेकर कहां तक? फसल की कटाई तक। कहां तक बेटा? कटाई तक जितनी भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है, वे सभी प्रकार की कृषि क्रियाएं क्या कहलाती है? भू परिष्करण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? भू परिष्करण कहलाती है। तो ध्यान रखें, डेफिनेशन दोबारा समझाता हूं, ठीक है। मृदा की उचित रूप से तैयार करने के लिए, ठीक है, मृदा की उचित रूप से विभिन्न प्रकार की जो तैयार करेंगे तो उसमें कृषि क्रियाएं करेंगे। क्यों करेंगे? पौधे की वृद्धि के लिए, ठीक है। ये क्रियाएं कब करेंगे? फसल की बुआई से पहले, ठीक है। जैसे हम फसल बोएंगे उससे पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि साहब कौन कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है। और कहाँ तक करेंगे? कटाई तक। कहाँ तक करेंगे? कटाई तक। यहाँ तक कि जितनी भी प्रकार की क्रियाएं हैं, ठीक है, कहाँ से लेकर? बुआई के पहले से लेकर कहाँ तक के? कटाई तक जितनी भी क्रियाएं आप करेंगे, ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? भू परिष्करण अर्थात टिलेज कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? टिलेज। इसके बारे में, किसके बारे में बेटा? किसके बारे में? भू परिष्करण के बारे में सबसे पहले जो शब्द इस्तेमाल किया या भू परिष्करण के बारे में जितने भी वैज्ञानिक जो जानकारी दी, वह जानकारी किस वैज्ञानिक ने दी? जैथरो ठुल ने दी। किसने दी बेटा? जैथरो ठुल नामक वैज्ञानिक ने दी। किसने दी बेटा? जैथरो ठुल नामक वैज्ञानिक ने दी। अर्थात भू परिष्करण से संबंधित जितने भी जानकारी है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई? जैथरो ठुल के द्वारा दी गई। इसलिए इस वैज्ञानिक को, कौन से वैज्ञानिक को बेटा? जैथरो ठुल को क्या कहते हैं? फादर ऑफ टिलेज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ टिलेज, अर्थात भू परिष्करण के जनक के नाम से भी जाना जाता है। तो किस वैज्ञानिक को भू परिष्करण का जनक कहा जाता है? जैथरो ठुल को। किसको कहा जाता है बेटा? जैथरो ठुल को। तो ध्यान रखें, भू परिष्करण क्या है आपको डेफिनेशन आपको बताइए है। उसके बाद में ये भू परिष्करण शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? जैथरो ठुल ने दिया। इसीलिए जैथरो ठुल को क्या कहते हैं? भू परिष्करण के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? भू परिष्करण के जनक कहा जाता है। अब जो ये भू परिष्करण है, क्या है? भू परिष्करण। ये भू परिष्करण भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का होता है। भू परिष्करण भी कौन से प्रकार का हो गया? दो प्रकार का होता है। ध्यान रखें, भू परिष्करण के प्रकार, ठीक है। अब हम बात करते हैं भू परिष्करण के प्रकार, टाइप, ठीक है। तो ये भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहला जो बात करते हैं वो है प्राथमिक भू परिष्करण। कौन सा बेटा? प्राथमिक भू परिष्करण। प्राथमिक भू परिष्करण, ठीक है। इसको बेटा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइमरी टिलेज। क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी टिलेज, ठीक है। भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, जिसका पहला प्रकार कौन सा है? प्राथमिक भू परिष्करण, अर्थात प्राथमिक भू परिष्करण को अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी टिलेज। क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी टिलेज। अब सुने, प्राथमिक भू परिष्करण क्या होता है, ठीक है। वह क्रिया या वह भू परिष्करण, किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? भू परिष्करण के बारे में। तो वह भू परिष्करण या वह कृषि क्रियाएं जो बुआई से पूर्व, कब से बेटा? बुआई से पूर्व की जाती हो,
जितनी भी कृषि क्रियाएं हैं वो कृषि क्रियाएं बुआई से की जाती हो, पहले की जाती हो। तो मैं आपको सामने लिख देता हूं, कौन सी? बुआई से पूर्व, ठीक है, बुआई से पूर्व, ठीक है, जितनी भी कृषि क्रियाएं की जाती हों वे सभी कृषि क्रियाएं क्या कहलाती है? प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती है। ध्यान रखना, जब मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ाते समय आपको रटने की बात मैं कभी भी नहीं करता, ठीक है। यदि आपने मेरे साथ, ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूं उसी रूप से आप धीरे धीरे इसको याद रखें तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। क्रम का भी ध्यान रखें, हर चीज आपको तुरंत क्या होगी? याद होती चली जाएगी। आपको फिर 2-4 दिन बाद एक बार रिपीट कर ले, तुरंत आपको वही चीज दोबारा पुनः याद होती रहेगी, कभी आप भूल ही नहीं सकते, ठीक है। तो बात करते हैं प्राथमिक भू परिष्करण। वह भू परिष्करण जो कब किया जाता है बेटा? बुआई से पूर्व किया जाता हो। किससे पूर्व? बुआई से पूर्व किया जाता हो। क्या कहेंगे? प्राथमिक भू परिष्करण। अब जो प्राथमिक भू परिष्करण है, डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, ध्यान रखना ना, एग्जाम में आपके डेफिनेशन आएगी, ठीक है। एग्जाम में पूछता है एग्जाम्पल। क्या पूछता है? एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रटने की आवश्यकता नहीं है, जैसे जैसे मैं बोलूँ आप तुरंत ध्यान रखना कि जब हम खेत में किसी फसल की बुआई करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अपन बेटा क्या काम करते हैं? सबसे पहले ध्यान रखना, खेत की क्या करते हैं बेटा? तैयारी करते हैं। तैयारी से मतलब मेरा यह है कि खेत में जितने भी फसलों के अवशेष हैं, ठीक है, जो पुरानी फसल आपने पहले बोई थी उसके जितने भी डंठल हैं, ठीक है, उन सबको क्या करते हैं? एकत्रित करके क्या करते हैं? जलाते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? खेत की तैयारी करना। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि खेत की तैयारी करना कौन सा भू परिष्करण है? प्राथमिक भू परिष्करण है या द्वितीयक भू परिष्करण है? तो वो किसके अंतर्गत आ गया? प्राथमिक भू परिष्करण। किसके अंतर्गत आया बेटा? प्राथमिक भू परिष्करण। तो एग्जाम्पल में लिखता हूं, देखें, भू परिष्करण जो प्राथमिक भू परिष्करण, सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले बेटा खेत की क्या करते हैं? तैयारी, ठीक है। ये खेत की क्या करते हैं बेटा? तैयारी, ठीक है। अब आपको पता है खेत की तैयारी आपने कर ली, खेत की जितने भी खेत में जितने भी फसलों के अवशेष थे उन सभी अवशेषों को आपने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। अब नष्ट करने के बाद में अब आपको क्या करना है? अगला स्टेप आपका ये होता है कि जब हम खेत को साफ कर लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? खेत में गोबर की खाद को जाकर के मिलाते हैं, अर्थात गोबर की खाद आप खेत में डालते हैं तो उसको अपन कह सकते हैं, किसको मिलाते हैं बेटा? FYM, ठीक है, FYM का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि खेत में गोबर की खाद मिलाना कौन सा भू परिष्करण है? कौन सा भू परिष्करण हो गया? प्राथमिक भू परिष्करण हुआ, ठीक है। अब आपने गोबर की खाद मिला दी, ठीक, सॉरी, खेत में आपने क्या मिला दिया? गोबर की खाद डाल दिया। अब आप इसको मिलाएंगे तो क्या करेंगे? फ्लोइंग, ठीक है, अर्थात हल निकालेंगे, जुताई करेंगे। तो अगला स्टेप कौन सा हो गया बेटा? जुताई करना। कौन सा करना? जुताई करना। तो जुताई करना कौन सी क्रिया हो गई? कौन सी क्रिया? प्राथमिक भू परिष्करण। कौन सी भू परिष्करण? प्राथमिक भू परिष्करण। अब जुताई करने के बाद में, ठीक है, जैसे आपने जुताई कर लिया तो जुताई करने के बाद में अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करते हैं कि किसी फसल को बोने से पहले, जुताई करने के बाद तो बोएंगे नहीं, ठीक है, या तो बारिश बरसे तब आप बोएंगे या आपको पहले क्या करना पड़े? सिंचाई करनी पड़े, ठीक है। जब हम किसी फसल को बोने से पहले, ठीक है, यदि खेत में सिंचाई करते हैं, क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं, ठीक है, पानी देते हैं, तो उसको बेटा क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पलाऊ करना। क्या बोलते हैं बेटा? पलाऊ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं? पलाऊ, ठीक है। इस पलाऊ को क्या ध्यान रखना, वहां पलाऊ शब्द नहीं आएगा, वहां एग्रीकल्चर का टर्म आएगा। इसको बोलते हैं बेटा, पलाऊ को जो बोलते हैं वो बोलते हैं प्री इरिगेशन। क्या बोलेंगे? प्री इरिगेशन, ठीक है, प्री इरिगेशन, पूर्व सिंचाई। क्या बोलेंगे इसको? पूर्व। ध्यान रखना, सिंचाई शब्द यूज यहां नहीं करेंगे, ठीक है, यह शब्द मैंने यूज किया प्री इरिगेशन, ठीक है। सिंचाई कहाँ होगी ये भी आपको बताऊंगा, जैसे प्री इरिगेशन, कोर इरिगेशन, इरिगेशन, ये शब्द अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। इसलिए यदि प्लाऊ जो है तो उस प्लाऊ को अपन क्या बोलेंगे? प्री इरिगेशन। क्या बोलेंगे बेटा? प्री इरिगेशन।
तो यहां तक की जितनी भी क्रियाएं हैं ये सभी क्रियाएं किसके अंतर्गत मानी जाती है बेटा? प्राइमेरी अर्थात प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत मानी जाती है। किस आपको इसमें कहीं दिक्कत? बिल्कुल नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? खेत की तैयारी, उसके बाद क्या करेंगे? FIM गोबर की खाद को मिलाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? फिर गोबर की खाद को मिट्टी मिलाएंगे तो जुताई करेंगे, उसके पश्चात क्या करेंगे? पड़ाव करेंगे, ठीक है। उसके पश्चात ही आप क्या बोओगे? बीज बोओगे, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ तक बताया था कि बुआई से पूर्व, ठीक है, बोना तो फिर बुआई के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो बुआई से पूर्व तो ये सभी जितनी भी क्रियाएं जो बुआई से पहले की है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है बेटा। पहला प्रकार था प्राथमिक भू परिष्करण। इसके बाद में दूसरा जो आपका प्रकार है कौन सा है? दूसरा, ठीक है। दूसरा है बेटा जिसको अपन बोलेंगे द्वितीयक भू परिष्करण, ठीक है। दूसरा कौन सा है? द्वितीयक भू परिष्करण। दूसरा कौन सा है बेटा? द्वितीयक भू परिष्करण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी टिलेज। भू परिष्करण का पहला कौन सा प्रकार है? प्राथमिक भू परिष्करण। और ये कौन सा प्रकार है? द्वितीयक भू परिष्करण अर्थात सेकेंडरी टिलेज, ठीक है। प्राथमिक भू परिष्करण की परिभाषा क्या बताई? वह भू परिष्करण जो बुआई से पूर्व किया जाता हो उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक भू परिष्करण। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? द्वितीयक भू परिष्करण। तो द्वितीयक भू परिष्करण किसको बोलेंगे बेटा? वह भू परिष्करण जो बुआई के बाद, ठीक है, ये बुआई के बाद की जाने वाली सभी कृषि क्रियाएं, ठीक है, जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की जाती है सोविंग के बाद में वो सभी क्रियाएं किसके अंतर्गत मानी जाती है? सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत मानी जाती है। किसके अंतर्गत मानी जाती है? सेकेंडरी टिलेज। अब शुरू करें, अर्थात डेफिनेशन लिख रहा हूं किसके बाद में बेटा? बुआई के पश्चात। किसके पश्चात? बुआई के पश्चात, ठीक है, या बाद में, ठीक है, की जाने वाली सभी प्रकार की कृषि क्रियाएं द्वितीयक भू परिष्करण कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वितीयक भू परिष्करण कहलाती है। अब देखें एग्जाम्पल कौन, ठीक है। अब देखें सबसे पहले जब अपनी डेफिनेशन ये है कि बुआई के पश्चात, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बुआई। क्या करें बेटा? बुआई, ठीक है। तो देखें सबसे पहले अपन क्या करें? बुआई, ठीक है। तो बीज की क्या करें? बुआई, ठीक है, बीज की बुआई करना, ठीक है। अब आप ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि बीज की जो बुआई सोविंग जो करते हैं, ठीक है, वो कौन सी क्रिया है? प्राथमिक है, द्वितीयक है? द्वितीयक भू परिष्करण, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि जैसे बीज की बुआई मुख्य रूप से किस यंत्र के द्वारा करते हैं, किस मशीन से करते हैं? तो आपने नाम सुना होगा सीड ड्रिल। क्या नाम सुना है बेटा? सीड ड्रिल, ठीक है। कौन सी मशीन का नाम क्या है? सीड ड्रिल, ठीक है। जो ये सीड ड्रिल मशीन है इसके द्वारा अपन क्या करते हैं? बीज की क्या करते हैं? बुआई। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता कि बीज की बुआई कौन सी क्रिया, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि सीड ड्रिल जो यंत्र है ये प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है या द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है। तो विशेष ध्यान रखें, सीड ड्रिल है वो कौन सा यंत्र है? सेकेंडरी टिलेज है। कौन सा है? सेकेंडरी टिलेज। अब आपने बीज की क्या कर दी बेटा? बुआई कर दी। बुआई के पश्चात अब कौन सी क्रिया होगी साथ में? जब बीज की बुआई होगी तो बीज की बुआई के जस्ट बाद, ठीक है, अर्थात बीज का अंकुरण होने से पहले आप क्या बनाते हैं? खेत में क्यारियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? क्यारियां, ठीक है। तो अगली जो अपना एग्जाम्पल होगा वो कौन सा होगा? क्यारियां बनाना, ठीक है। इसके जस्ट बाद में कौन सा आ जाएगा? क्यारियां बनाना, ठीक है, ठीक है साहब। तो क्यारियां बनाना कौन सी क्रिया हो गई? द्वितीयक भू परिष्करण। अब क्यारियां किस यंत्र से बनाते हैं? आपने देखा होगा जो सीड ड्रिल मशीन है उसके पीछे पीछे एक क्यारी बनाने का एक यंत्र भी साथ में चलता रहता है, या बाद में बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? उसके लिए जो यंत्र यूज करते हैं बेटा उसको बोलते हैं रिज मेकर। क्या बोलते हैं बेटा?
रिज मेकर। क्या बोलेंगे? रिज मेकर। ठीक है, तो रिज मेकर कौन सा यंत्र हो गया? सेकेंडरी टिलेज। कौन सा हो गया? सेकेंडरी टिलेज, अर्थात द्वितीयक भू परिष्करण। क्यारियां बनाना कौन सी हो गया? द्वितीयक भू परिष्करण। ठीक है, बीज की बुआई हो गई, क्यारियां बना दी। क्यारियां बनने के बाद में, ठीक है, अब बीज का क्या होगा बेटा? अंकुरण होगा जर्मिनेशन होगा। जब जर्मिनेशन, बीज का जर्मिनेशन होता है तो बीज के साथ साथ और जितने भी खरपतवार हैं उनका भी क्या होता है? जर्मिनेशन होता है, अर्थात वो अपने बीज के साथ में खरपतवार भी उगते हैं। ठीक है, तो खरपतवार के पौधे का भी विकास होता है। अब जब खरपतवार के पौधे का विकास भी होता है, ठीक है, अर्थात बीज के साथ साथ क्या उगता है? खरपतवार भी उगता है। तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए अपन कौन सी क्रिया करते हैं? निराई गुड़ाई। क्या करते हैं बेटा? निराई गुड़ाई। करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, निराई गुड़ाई। तो अब मैं यहाँ आगे आ जाता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो दूसरी कौन सी क्रिया करते हैं? निराई गुड़ाई। कौन सी करते हैं बेटा? निराई गुड़ाई। कौन सी करते हैं? निराई गुड़ाई। ठीक है, अब निराई गुड़ाई जो करते हैं वो किससे करते हैं? उस यंत्र का नाम क्या है? हैंड हो। क्या है? हैंड हो। तो हैंड हो कौन सा यंत्र हो गया? द्वितीयक भू परिष्करण। कौन सा हो गया बेटा? द्वितीयक भू परिष्करण, अर्थात हैंड हो। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि हैंड हो कौन सा यंत्र है? द्वितीयक भू परिष्करण। और निराई गुड़ाई करना कौन सा हो गया? द्वितीयक भू परिष्करण की क्रिया है। अब जब निराई गुड़ाई हो गई, निराई गुड़ाई कर लिया साहब, जर्मिनेट हो गई, जर्मिनेट के साथ में खरपतवार के पौधे भी जर्मिनेट हुए, उसको हमने निराई गुड़ाई कर दी। अब फसल में अब किसकी आवश्यकता है बेटा? पानी की आवश्यकता है। आपने देखा होगा अधिकांशतः फसलों को आपने देखा होगा कि 20 से लेकर के 30 दिन के पहले पहले, ठीक है, 20 के बाद में और 30 से पहले सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। यदि ये सिंचाई नहीं करते हैं तो अपना पौधे का विकास नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? सिंचाई। क्या करेंगे बेटा? सिंचाई। लेकिन आपने गांव में एक शब्द सुना होगा कि जो फसल बोने के बाद, ठीक है, किसके बाद? फसल अपने बो दी और फसल बोने के बाद पहला पानी दे रहे हैं। कौन सा दे रहे हैं? अभी पहला ही दे रहे हैं। उसके बाद में कितने भी दें, लेकिन पहला पानी दे रहे हैं। तो गांव में उसको बोलते हैं बेटा कोरपाण। क्या बोलते हैं? कोरपाण। ठीक है, बोलते हैं, सुना होगा। बिल्कुल सर, कोरपाण जो है यहाँ भी इसी को कोरपाण, अर्थात इसको अपन शब्द यूज करते हैं, वो करते हैं बेटा कोर इरिगेशन। क्या बोलेंगे इसको? कोर इरिगेशन, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? कोर सिंचाई। क्या बोलेंगे? कोर सिंचाई। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कोर सिंचाई क्या होती है? तो क्या होती है बेटा कोर सिंचाई? ठीक है, फसल बोने के बाद में पहला पानी देना। कौन सा पानी? पहला पानी देना क्या कहलाता है? कोर सिंचाई कहलाता है। देखा होगा आपने, बिल्कुल। इसके बाद में बेटा आगे आपको बताता हूं, अब आगे कौन सी क्रिया करते हैं। ठीक है, अब आपने ये दे दिया। अब आपको पता है कि जब हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के साथ में जब कोरपाणपण करते हैं तो उसके साथ में आप उर्वरक भी डालते हो, यूरिया देते हुए देखा होगा आपने। देखा है, विभिन्न प्रकार के मान लेते हैं जो भी कोई कीट वगैरह, दीमक वगैरह लगता है, वो भी आपने कीटनाशी का भी यूज करते हुए देखा होगा। एक मटका भरते हैं और मटके में नीचे छेद कर लेते हैं, वहाँ रुई लगाते हैं, टपक 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 पानी जाता रहता है, खेत में जाता रहता है। तो वो क्या है? वो कीटनाशी का काम करते हैं, या किसी दवाई को हम क्या करते हैं? खेत में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें। अब अपन यहाँ किसका उपयोग कर सकते हैं बेटा? यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ उर्वरक का भी उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? अब आप किसका उपयोग कर रहे हैं? उर्वरक। ठीक है, उर्वरक आप दे सकते हैं, फर्टिलाइजर दे सकते हैं, किसी भी प्रकार के कीटनाशी का भी उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कीटनाशी। जो भी दीमक वगैरह उसको मारने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? कीटनाशी। यदि आपने यह खरपतवार को नष्ट कर दिया, फिर भी आगे कोई खरपतवार जर्मिनेट होता है, उगता है, तो उसको भी यहाँ अपन आगे के लिए नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अपन किसका यूज कर सकते हैं? शाकनाशी या खरपतवार नाशी का भी अपन क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं, अर्थात हर्बिसाइड या वीडिसाइड का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, जितने भी इंसेक्टिसाइड, जितने भी हर्बिसाइड, जितने भी फर्टिलाइजर, ये सब कौन सी हैं बेटा? सेकेंडरी है। कौन सा है?
सेकेंडरी है। ठीक है, इसके पश्चात फिर आप अब क्या कर सकते हैं बेटा, फिर आप क्या कर सकते हैं, अब आपको चाहे तो इसके बाद या इस समय जब सिंचाई की तब आप उर्वरक दे सकते हैं, आधे उर्वरक यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद 25% जो उर्वरक है वो आगे यहाँ 50% यहाँ दे लिया, उसके बाद 25% अगली सिंचाई पर देंगे। तो अगला जो अपन पानी देंगे उसको अपन बोलेंगे सिंचाई। यहाँ पर क्या बोलेंगे बेटा, सिंचाई। तो इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इरिगेशन। क्या बोलेंगे बेटा, इरिगेशन। क्या बोलेंगे, इरिगेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, बुआई से पहले पानी देना तो क्या कहलाता था, पड़ाव, जिसको मैंने इंग्लिश में क्या बोला, प्री इरिगेशन। ध्यान रखना। दूसरा जब पानी दिया फसल की बुआई के बाद, अर्थात अंकुरण से के बाद में जो सिंचाई करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कोर इरिगेशन या कोर पार्ट। उसके बाद जब हम पानी देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सिंचाई, अर्थात इरिगेशन कहा जाता है। इसके बाद बेटा अब आगे क्या करेंगे, इसके बाद में अब पौधा हमारा बड़ा हो रहा है, बड़ा होने के पश्चात अब इसकी क्या करेंगे, काटेंगे, कटाई करेंगे, फसल की क्या करेंगे, कटाई, अर्थात हार्वेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग। तो फसल की क्या करना बेटा, कटाई करना। क्या करना, कटाई करना, अर्थात हार्वेस्टिंग की क्रिया करना। ठीक है, कौन सी क्रिया कहलाएगी, द्वितीयक भू परिष्करण। क्या कहलाएगी, द्वितीयक भू परिष्करण। इसके बाद कटाई के बाद, कटाई करके घर में नहीं रखते, और भी क्रिया कुछ करते हैं, आपने देखा होगा, बिल्कुल करते हैं। क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। क्या करते हैं, थ्रेसिंग, जिससे दाना और भूसा क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो उस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेसिंग। क्या बोलेंगे उसको, थ्रेसिंग। तो ये सभी जो क्रियाएं हैं, और थ्रेसिंग के पश्चात आप अपना अनाज को जो उपज है उसको घर में ला करके रख देते हैं। उसके बाद कोई कृषि क्रिया नहीं की जाती। तो ये सभी कृषि क्रियाएं क्या कहलाती है बेटा, सेकेंडरी टिलेज कहलाती है। क्या कहलाती है, सेकेंडरी टिलेज। दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार दोबारा देखें। बुआई के पश्चात बीज को क्या कर देंगे, बो देंगे। बोने के लिए जिस मशीन यूज करते हैं क्या बोलेंगे, सीड ड्रिल। कौन सा यंत्र है, सेकेंडरी। बीज के बाद में क्यारी बनाएंगे। ठीक है, क्यारी किससे बनाएंगे, रिजमेकर। कौन सा यंत्र है, सेकेंडरी। इसके बाद में क्यारी बनाने के बाद साथ में जब फसल उगती है तो खरपतवार भी जर्मिनेट होता है, तो उसके लिए निराई गुड़ाई करेंगे। तो उसको निराई गुड़ाई के लिए खरपतवार को नष्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हैंड होइंग। किस यंत्र से करेंगे, हैंड होइंग, अर्थात खरपतवारों की निराई गुड़ाई। इसके बाद में बेटा जब बीज जर्मिनेट हो गया, पौधा बड़ा हो गया, पहली सिंचाई करेंगे। तो पहली सिंचाई को अपन क्या बोलेंगे, कोर इरिगेशन। ठीक है, तो कोर इरिगेशन कौन सा है, सेकेंडरी है। पड़ाव कौन सा है, प्राइमरी है। ठीक है, इसके बाद में फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, हार्बिसाइड, उर्वरक, कीटनाशी, खरपतवारनाशी, इन सब का प्रयोग करते हैं। ये भी किस में आएगा, सेकेंडरी। इसके बाद क्या करते हैं, सिंचाई। ठीक है, तो सिंचाई कौन सा है, सेकेंडरी। इसके बाद में फसल की क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग, अर्थात कटाई करना। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग क्या होता है, भूसे तथा बीज को क्या करना, अलग अलग करना। क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। तो ये जितने भी क्रियाएं हैं ये सभी कृषि क्रियाएं हैं। ठीक है, और ये सभी कृषि क्रियाएं ही क्या कहलाती है, सेकेंडरी टिलेज कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो इन सभी एग्जाम्पल को आप ध्यान रखेंगे, और कोई सा भी एग्जाम्पल कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भू परिष्करण कितने प्रकार का हो गया बेटा, 2 प्रकार का, प्राथमिक भू परिष्करण और दूसरा कौन सा है, द्वितीयक भू परिष्करण। ठीक है, अगला आपको पॉइंट लेता हूं मैं। अगला पॉइंट यह है कि मृदा के आधार पर, किसके आधार पर, मृदा के आधार पर, विशेष ध्यान रखना, मृदा के आधार पर भू परिष्करण भी 2 प्रकार का होता है। ये तो किसके आधार पर थे, जेथरो टूल के आधार पर। ठीक है, अब मृदा के आधार पर भू परिष्करण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो हेडिंग डाल रहा हूं, मृदा के आधार पर, मृदा के आधार पर भू परिष्करण के प्रकार, भू परिष्करण के प्रकार।
किसके आधार पर बेटा? मृदा के आधार पर। किसके प्रकार? भू परिष्करण के प्रकार। अभी जो अपन ने प्रकार पढ़े वो किसके आधार पर पढ़े? जैथरो टूल के आधार पर। किसके आधार पर? जैथरो टूल ने 2 प्रकार के बताए, भू परिष्करण, प्राथमिक भू परिष्करण और कौन सा? द्वितीयक भू परिष्करण। अब हम मृदा के आधार पर भू परिष्करण पढ़ा रहे हैं, अर्थात टाइप ऑफ टिलेज अकॉर्डिंग टू सॉइल। किसके अकॉर्डिंग? सॉइल के अकॉर्डिंग। सॉइल के अकॉर्डिंग या मृदा के आधार पर भी भू परिष्करण 2 प्रकार का होता है। मोस्टली कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है, पहला जो प्रकार आपके सामने है ये देखें। पहले जो प्रकार को अपन कहते हैं बेटा शून्य भू परिष्करण। क्या बोलेंगे बेटा? शून्य भू परिष्करण। ठीक है, या शून्य भू परिष्करण से संबंधित एक मैं और शब्द लिख रहा हूं, उसको शून्य तो नहीं कहते लेकिन इसके समतुल्य है, अर्थात इसको अपन कह सकते हैं न्यूनतम भू परिष्करण। क्या बोलेंगे बेटा? न्यूनतम भू परिष्करण। ठीक है, मृदा के आधार पर सबसे पहला जो प्रकार है वो कौन सा है? शून्य भू परिष्करण या न्यूनतम भू परिष्करण। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बेटा, इसको अपन बोलते हैं जीरो टिलेज। क्या बोलेंगे बेटा? जीरो टिलेज। क्या बोलेंगे? जीरो टिलेज, शून्य भू परिष्करण। न्यूनतम भू परिष्करण को बोलेंगे मिनिमम टिलेज। क्या बोलेंगे बेटा? मिनिमम टिलेज। ठीक है, कौन सा टिलेज? मिनिमम टिलेज। ध्यान रखें, शून्य भू परिष्करण, ठीक है, या न्यूनतम भू परिष्करण। शून्य भू परिष्करण को क्या बोलेंगे? जीरो टिलेज, और न्यूनतम भू परिष्करण को क्या बोलेंगे? मिनिमम टिलेज। अब सुने, अब हम डेफिनेशन की ओर आते हैं। शून्य भू परिष्करण या न्यूनतम भू परिष्करण क्या है? ठीक है, सबसे जो मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि शून्य भू परिष्करण की पहले अपन डेफिनेशन करें, उसके बाद में इस पे आगे की और पॉइंट पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना, शून्य जो भू परिष्करण है कौन सा बेटा? शून्य भू परिष्करण या न्यूनतम, दोनों में मैं अंतर भी आपको साथ में बताऊंगा कि शून्य भू परिष्करण और न्यूनतम भू परिष्करण क्या होता है। ठीक है, वह भू परिष्करण जिसमें, ठीक है, नहीं के बराबर, किसके बेटा? नहीं के बराबर। ठीक है, यदि जिसमें किसी प्रकार की कृषि क्रियाएं नहीं की जाती है, ठीक है, कोई भी कृषि क्रियाएं नहीं की जाती हो, या बहुत कम, न्यूनतम, बहुत कम या न्यूनतम कृषि क्रियाएं की जाती हो, उस प्रकार की कृषि क्रियाओं को शून्य भू परिष्करण या न्यूनतम भू परिष्करण के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, बहुत कम की जाती है तो न्यूनतम, और नहीं करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो टिलेज। क्या बोलेंगे बेटा? जीरो टिलेज। ध्यान रखें, जो जीरो टिलेज है, कौन सा बेटा? जीरो टिलेज, जो शून्य भू परिष्करण है, इस शून्य भू परिष्करण शब्द का सबसे पहले जो उपयोग किया वो किस वैज्ञानिक ने किया? उस वैज्ञानिक का नाम है बेटा जी.बी. ट्रिपलेट। क्या नाम है बेटा? जी.बी. ट्रिपलेट। ठीक है, क्या नाम है वैज्ञानिक का? जी.बी. ट्रिपलेट। क्या नाम है? जी.बी. ट्रिपलेट। याद हो गया होगा, क्या नाम है? दोबारा बता। जी.बी. ट्रिपलेट। इस जी.बी. ट्रिपलेट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले शून्य भू परिष्करण अर्थात जीरो टिलेज शब्द का उपयोग किया। किसने किया? जी.बी. ट्रिपलेट। इसलिए ध्यान रखें कि शून्य भू परिष्करण के जनक किसको कहा जाता है? जी.बी. ट्रिपलेट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? जी.बी. जी और बी ट्रिपलेट, या कभी कभी ट्रिपलेट भी आ जाता है, तो ध्यान रखें ट्रिपलेट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य भू परिष्करण के जनक। क्या कहा जाता है बेटा? शून्य भू परिष्करण के जनक। ठीक है, तो शून्य भू परिष्करण के जो जनक हैं, ये जनक कौन है बेटा? जी.बी. ट्रिपलेट। कौन है? जी.बी. ट्रिपलेट। अब ये ध्यान रखें कि जो ये शून्य भू परिष्करण की जो क्रिया है, ठीक है, इस क्रिया को सबसे पहले विश्व में, ध्यान रखें, विश्व में सबसे पहले इस क्रिया को किस देश ने अपनाया? तो ध्यान रखें, सबसे पहले इसको जिस देश ने अपनाया उस देश का नाम है बेटा USA। क्या है?
USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सबसे पहले विश्व में शून्य भूपरीक्षण को किसने अपनाया? USA ने अपनाया। कब अपनाया? 1950। कब अपनाया बेटा? 1950, 1950 में अपनाया। तो ध्यान रखें, शून्य भूपरीक्षण की जो क्रिया है उसको सबसे पहले USA देश ने अपनाया। और कब अपनाया? 1950 में अपनाया। ठीक है, जो ये शून्य भूपरिष्करण की जो क्रिया है, कौन सी बेटा? जो शून्य भूपरिष्करण की जो क्रिया है ये किस मृदा में करते हैं? ठीक है, किस प्रकार की मृदा में करते हैं? तो ध्यान रखना, ये जो क्रिया है ये रेतीली मृदा में करते हैं बेटा। किस में करते हैं बेटा? रेतीली मृदाएं। ध्यान रखें, कोई पूछे आपसे कि शून्य भूपरिष्करण की क्रिया किस प्रकार की मृदा में अपनाई जाती है, तो रेतीली मृदाओं में अपनाई जाती है। ठीक है, रेतीली मृदा कहाँ पाई जाती है बेटा? रेगिस्तानी क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? रेगिस्तानी। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में कौन सी भूपरिष्करण की क्रिया अपनाई जाती है? शून्य भूपरिष्करण। तो जरूरी नहीं है आपको वो रेतीली शब्द आपको मिले, तो कौन से क्षेत्रों में? रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो जहाँ भी रेगिस्तान है ऐसे क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अपनाई जाती है? शून्य भूपरिष्करण की क्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये शून्य भूपरिष्करण है, ठीक है, अब कौन से मृदा में अपनाते हैं? रेतीली मृदा। रेतीली मृदा कहाँ? रेगिस्तानी क्षेत्र। तो रेगिस्तानी क्षेत्र किस डायरेक्शन में है? किस क्षेत्र में, किस दिशा में है? तो आपको दिशा भी पता होना चाहिए कि इस क्रिया को कहाँ पर अपनाया जाता है या किस डायरेक्शन में अपनाया जाता है। तो रेगिस्तानी क्षेत्र ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र? उत्तरी पश्चिमी। कौन सा बेटा? उत्तरी पश्चिमी। तो ध्यान रखें, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में, या भारत के भी पूछे तब भी कौन सा आएगा? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में। ठीक है, तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में कौन सी भूपरिष्करण की क्रिया अपनाई जाती है? शून्य भूपरिष्करण की क्रिया अपनाई जाती है। तो ध्यान रखें कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में कौन सी, ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में शून्य भूपरिष्करण अपनाया जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र किस डायरेक्शन में होते हैं? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। तो ये सभी जो क्रियाएं हैं ये किसके अंतर्गत अपनाई जाती है? शून्य भूपरिष्करण के अंतर्गत अपनाई जाती है। दोबारा सुनिए बेटा, शून्य भूपरिष्करण क्या होता है? वह भूपरिष्करण या वह क्रिया जहां कृषि क्रियाएं नहीं के बराबर की जाती हो, क्या कहलाएगा? शून्य भूपरिष्करण कहलाता है। न्यूनतम जहां कुछ अर्थात नहीं के बराबर 1-2 कोई कृषि क्रिया करें तो उसको अपन क्या बोलेंगे? न्यूनतम भूपरिष्करण। ये दोनों क्रियाएं ही इन क्षेत्रों में अपनाई जाती है। ठीक है, जीरो टिलेज शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? जीबी ट्रिपलेट। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शून्य भूपरिष्करण के जनक। तो शून्य भूपरिष्करण के जनक कौन है बेटा? जीबी ट्रिपलेट। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। शून्य भूपरिष्करण सबसे पहले किस देश में अपनाया? USA में। कब अपनाया? 1950। कब अपनाया? 1950। भूपरिष्करण की क्रिया कौन सी मृदाओं के लिए उपयुक्त है? रेतीली मृदा। किस कौन सी मृदा? रेतीली मृदा। रेतीली मृदा कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? रेगिस्तानी क्षेत्र। कौन से बेटा? रेगिस्तानी। तो ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि आपको ये भी दे सकता है। ठीक है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं ये किस डायरेक्शन में होते हैं? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। भारत या राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में कौन सी भूपरिष्करण की क्रिया अपनाई जाती है? शून्य भूपरिष्करण। कौन सी बेटा? शून्य भूपरिष्करण। ठीक है, समझ में आया होगा? बिल्कुल हाँ। अगला जो भूपरिष्करण है ये तो कौन सा था? पहला शून्य भूपरिष्करण। इसका दूसरा प्रकार लेते हैं बेटा। दूसरा प्रकार अपने पास में है जिसको अपन बोलेंगे अत्यधिक भूपरिष्करण। क्या बोलेंगे बेटा उसको? अत्यधिक भूपरिष्करण। अत्यधिक भूपरिष्करण। अत्यधिक भूपरिष्करण। ठीक है, इंग्लिश में इसको बेटा हैवी टिलेज के नाम से जानते हैं। हैवी टिलेज के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अत्यधिक भूपरिष्करण को किस नाम से जाना जाता है? हैवी टिलेज के नाम से जाना जाता है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अत्यधिक भूपरिष्करण के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
अब अत्यधिक भू परिष्करण क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन सुने। वह भू परिष्करण जिसमें अधिक से अधिक कृषि क्रियाएं की जाती हूँ। क्या की जाती हूँ? अधिक से अधिक कृषि क्रियाएं की जाती। कृषि क्रिया कौन कौन सी है जो अपन वहां पढ़ करके आए, ठीक है? बुआई करना, खाद डालना, जुताई करना, सिंचाई करना, ये सभी क्रियाएं कौन सी हैं? कृषि क्रियाएं। तो जिसमें अधिक से अधिक कृषि क्रियाएं की जाती हो, ठीक है? तो डेफिनेशन लिखता हूं मैं, अर्थात अधिक से अधिक कृषि क्रियाएं करना, अधिक से अधिक अधिक से अधिक कृषि क्रियाएं करना क्या कहलाता है बेटा? हैवी टिलेज। क्या कहलाएगा? हैवी टिलेज या अत्यधिक भू परिष्करण कहलाता है, ठीक है? अब ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो अत्यधिक भू परिष्करण की क्रिया है, कौन सी? अत्यधिक जो भू परिष्करण की जो क्रिया है वो किन मृदाओं में अपनाई जाती है? तो मृदा कौन सी मृदा में अपनाई जाती है बेटा? पता होगा। अर्थात ऐसी मृदाएं जो काले रंग की हों। कौन से रंग की? काली या चिकनी मिट्टी। कौन सी मृदा बेटा? चिकनी मिट्टी या चिकनी मृदा, ठीक है? इस प्रकार की मृदा में कौन सी क्रिया की जाती है? हैवी टिलेज, अर्थात अत्यधिक भू परिष्करण। ऐसा क्यों करते हैं? इसका रीजन है कि इस प्रकार की जो मिट्टी है, इस प्रकार की मिट्टी में जो जल है, ठीक है, उस जल का क्या नहीं होता? उस जल का अवशोषण नहीं होता, एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसी की वजह से उनमें अधिक से अधिक कृषि क्रिया की जाती है, जिससे जल अप्रदन को कम किया जा सके, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा जल का क्या किया जा सके? अवशोषण किया जा सके, ठीक है? तो ध्यान रखें, काली या चिकनी जितनी भी मृदा है उनमें कौन सी क्रिया की जाती है? अत्यधिक भू परिष्करण की क्रिया की जाती है। इस प्रकार की जो कृषि जो भू परिष्करण है, ये राजस्थान या भारत के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, कौन सा बेटा? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, ठीक है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में कौन सी क्रिया की जाती है? अत्यधिक भू परिष्करण। कौन सी की जाती है बेटा? अत्यधिक भू परिष्करण की क्रिया की जाती है। वो कहाँ पर की जाती है? राजस्थान या भारत के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में। क्यों करते हैं? क्योंकि इन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी है? काली या कौन सी मिट्टी है? चिकनी मिट्टी है। इसी की वजह से यहाँ पर जो कृषि क्रिया की जाती है वो इसीलिए अत्यधिक भू परिष्करण की जो क्रिया की जाती है वो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में ही की जाती है, ठीक है? तो दूसरा प्रकार आपके साथ जो बताया अत्यधिक भू परिष्करण, वह भू परिष्करण जिसमें अधिक से अधिक कृषि क्रिया की जाती हो उसको क्या बोलेंगे बेटा? हैवी टिलेज या अत्यधिक भू परिष्करण कहा जाता है, ठीक है? ये भू परिष्करण किन में अपनाया जाता है? काली या चिकनी मृदाओं में। कौन से क्षेत्र में? डायरेक्शन कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। भारत या राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में कौन सी क्रिया की जाती है? हैवी टिलेज की कृषि क्रियाएं की जाती है। तो ठीक है, मृदा के आधार पर भी कितने प्रकार के टिलेज भू परिष्करण हुआ? 2 प्रकार। पहला कौन सा? जीरो या न्यूनतम भू परिष्करण। दूसरा कौन सा बेटा? हैवी टिलेज या अत्यधिक भू परिष्करण। ये अपना यहाँ खत्म होता है। इसके बाद में अगला जो अपना पॉइंट है कि भू परिष्करण जो हम करते हैं उस भू परिष्करण क्यों करते हैं, क्या उसके लाभ हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है? किन ऑब्जेक्टों को आधार पर रखने हमने कौन सी क्रिया शुरू की? भू परिष्करण। इसलिए अगला अपना पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा? भू परिष्करण के उद्देश्य या भू परिष्करण के लाभ, ठीक है? तो अगला पॉइंट अपन देखते हैं बेटा, भू परिष्करण के उद्देश्य, ठीक है? भू परिष्करण के उद्देश्य या इनको अपन क्या कह सकते हैं बेटा? उद्देश्य को अपन क्या कह सकते हैं?
लाभ कह सकते हैं। ठीक है, अर्थात इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ टिलेज या बेनिफिट ऑफ टिलेज। भू परिष्करण के क्या उद्देश्य हैं या भू परिष्करण के क्या लाभ हैं। अभी तक अपन ने जितने भी क्रियाएं की है, जितने भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ अपन ने की है, उस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से क्या आपको लाभ प्राप्त हुआ है, वही लाभ आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, अर्थात आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक लाभ आपका यहाँ निकल करके आएगा। ठीक है, अब देखिए साहब, पहला लाभ अपन देख लेते हैं, बहुत सारे लाभ, लेकिन अपन इम्पोर्टेंट जो भी है उसको आपके सामने मैं लिख देता हूँ, वो आप भी नोट डाउन करें। ठीक है, सबसे पहली बात है मृदा की भौतिक दशा में सुधार। कौन सी मृदा में बेटा, भौतिक दशा में सुधार। किसमें सुधार, भौतिक दशा में सुधार। ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो भौतिक मृदा में सुधार कैसे हुआ कि जो उस मिट्टी में जो पॉट्स जो थे, अर्थात जो क्लॉड्स हैं, ठीक है, ढेले हैं, वो टूटते हैं। यदि एक सिमिलरिटी है तो उससे भौतिक दशा, रंग में परिवर्तन, ये सभी उसकी जो सॉइल का टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है, इन सब में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक दशा के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है, अब बार बार हम कृषि क्रिया करते हैं तो मिट्टी की क्या होगी, भौतिक सुधार। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट लाभ देख सकते हैं, दूसरा क्या होगा, मिट्टी क्या बनेगी, भुरभुरी। क्या बनेगी, भुरभुरी। तो मिट्टी क्या बनेगी बेटा, भुरभुरी। तो मिट्टी को क्या बनाना, भुरभुरी बनाना, या मृदा को भुरभुरी बनाना। ठीक है, तो दूसरा उद्देश्य मृदा को भुरभुरी बनाना। शब्द हटा देता हूं साहब, दोबारा लिखता हूं इसको, मृदा को भुरभुरी बनाना। ठीक है, जिससे भुरभुरी बनाने से क्या होगा, क्या फायदा होगा, जिससे बीज का अंकुरण आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा इसका उद्देश्य मृदा को क्या बनाना, भुरभुरी बनाना। ठीक है, तीसरा उद्देश्य आपको बताया था कि जब फसल बोते हैं तो अंकुरित होती है, अंकुरण के साथ साथ क्या भी अंकुरण होता है, खरपतवार। तो इसमें क्या हो जाता है, निराई गुड़ाई करते हैं तो खरपतवार क्या हो जाते हैं, नष्ट। तो तीसरा उद्देश्य अपना ये भी हो गया, खरपतवारों को नष्ट करना। किसको नष्ट करना बेटा, खरपतवारों को क्या करना, नष्ट करना। ठीक है, खरपतवारों को नष्ट करना, ये कौन सा उद्देश्य हो गया अपना, तीसरा उद्देश्य। ठीक है, इसके पश्चात खरपतवारों के साथ में फसलों में विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे होते हैं, उनको भी अपन क्या करते हैं, इससे कृषि क्रियाएं करके उनको भी क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। मैंने आपको बताया इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, फंजीसाइड का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होते हैं, जितनी भी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, उनसे क्या होता है, कंट्रोल मिलता है। ठीक है, तो चौथा जो हमारा लाभ होगा, वो चौथा लाभ क्या होगा, कीट पतंगों को क्या करना, नष्ट करना। किसको नष्ट करना, कीट पतंगों को, जितने भी इंसेक्ट्स हैं इन सबको क्या करना, कीट पतंगों को नष्ट करना। तो ये अपना कौन सा उद्देश्य हो जाएगा, चौथा। रटने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, नष्ट करना। इसके बाद बेटा जो पौधे हैं, ठीक है, पौधे में जो विभिन्न प्रकार के अवशेष हैं, फसलों के जितने भी अवशेष हैं, उन अवशेषों को भी अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो पांचवा उद्देश्य आप लिख सकते हैं, फसलों के अवशेषों को नष्ट करना। किसके अवशेषों को, फसलों के अवशेषों को नष्ट करना, अवशेषों को नष्ट करना। ठीक है, जितने भी फसल अपन लेते हैं उसका कोई रेसिड्यूज होता है, क्रॉप रेसिड्यूज होता है, उससे दीमक वगैरह लगती है, तो उसको पहले ही अपन क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। और वो भी अपन किस रूप में, फर्टिलिटी को बढ़ाता है, वो भी मैन्योर के रूप में अपन उसको क्या कर लेते हैं, काम में ले लेते हैं।
अगला इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य है, मृदा की कठोर परत को या अधः सतह पर उपस्थित कठोर परत को तोड़ना। ठीक है, तो मृदा में उपस्थित अधो सतह की कठोर परत को तोड़ना। किसको तोड़ना बेटा? कठोर परत को तोड़ना। और कठोर परत को तोड़ने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? सबसॉइलर यंत्र। कौन सा यंत्र काम में लेते हैं बेटा? सबसॉइलर यंत्र। इस सबसॉइलर यंत्र की सहायता से क्या करते हैं, ये मृदा के अंदर जो कठोर परत है, इस कठोर परत को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला उद्देश्य और भी लिख सकते हैं बेटा, मृदा अप्रदन को रोकना। किसको रोकना? मृदा अप्रदन को रोकना। सॉइल इरेशन, मृदा अप्रदन को रोकना। ठीक है, मृदा अप्रदन को रोकना। ठीक है, अर्थात आपने जब अपन ने प्राइमरी टिलेज जब किया था या जीरो टिलेज शून्य जो है शून्य भूपरिष्करण की क्रिया अपनाई थी, तो रेतीले क्षेत्रों में अपन ने कौन सी टिलेज की थी? शून्य भूपरिष्करण। कौन सा किया था? शून्य भूपरिष्करण। जब शून्य भूपरिष्करण अपन ने किया था तो क्यों किया था? यदि आप ज़्यादा भूपरिष्करण की क्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि क्रियाएं करते तो वहाँ पर कौन सा क्षरण हो सकता था? वायु। ठीक है, तो इसलिए वायु क्षरण को रोकने के लिए, या जहाँ हैवी टिलेज है वहाँ पर जल क्षरण को रोकने के लिए, ठीक है, जल क्षरण को रोकने के लिए कृषि क्रियाएं की जाती है। तो ये दोनों मिलाकर के किसका रूप है? मृदा अप्रदन, अर्थात मृदा के नुकसान को रोकना। ठीक है, इसके बाद अगला और भी एक उद्देश्य हो सकता है, बहुत सारे उद्देश्य हो सकता है, फिर भी इसका इम्पोर्टेंट एक और उद्देश्य मृदा की स्थूल घनत्व को बढ़ाता है। स्थूल घनत्व में वृद्धि या स्थूल घनत्व में वृद्धि या बढ़ोतरी। ठीक है, ब्लक डेंसिटी, जो सॉइल की पूछा जाता है, भू परिष्करण जो क्रिया है, बार बार भू परिष्करण की क्रिया करने पर मृदा की कौन सी घनत्व बढ़ता है? ठीक है, स्थूल घनत्व बढ़ता है या कण घनत्व बढ़ते हैं या दोनों एक साथ बढ़ते हैं या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान रखने, आरपीएससी ने क्वेश्चन दे दिया है, इसलिए ध्यान रखें, भू परिष्करण क्रिया से कौन सा ब्लक डेंसिटी अर्थात स्थूल घनत्व में क्या होती है? वृद्धि होती है। और भी बहुत सारे इसके ऑब्जेक्ट हैं, आप जितने भी अपन ने पढ़े उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। जैसे पोषक तत्वों की मात्रा भी इसमें बैलेंसिंग होती है, संतुलित मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनका प्रॉपर रूप से फसल को प्राप्त होते हैं। तो ये सभी उद्देश्य भू परिष्करण के उद्देश्य माने जाते हैं। तो ध्यान रखिए बेटा, आज आपके सामने मैंने भू परिष्करण लिया, भू परिष्करण की डेफिनेशन, भू परिष्करण के प्रकार कौन से हो गए? प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण। मृदा के आधार पर दो प्रकार, जीरो टिलेज और कौन सा? हैवी टिलेज। ठीक है, और उसके पश्चात में भू परिष्करण के उद्देश्य। ठीक है, ये सभी आपके सामने क्या हैं? उद्देश्य। दोबारा देख सकते हैं, भू परिष्करण के उद्देश्य कौन कौन से हैं? भौतिक दशा में सुधार, मृदा को भुरभुरी बनाना, खरपतवारों को नष्ट करना, कीट पतंगों को नष्ट करना, फसलों की अवशेषों को क्या करना बेटा? नष्ट करना, कठोर परत को तोड़ना। किससे तोड़ते हैं? सबसॉइलर यंत्र के द्वारा। मृदा अप्रदन को रोकना, स्थूल घनत्व में वृद्धि। मृदा के, ध्यान रखना इस पॉइंट का, लास्ट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मृदा के स्थूल घनत्व को में वृद्धि या बढ़ाना। किसके द्वारा बढ़ता है? कृषि क्रिया अर्थात कृषि क्रियाएं अर्थात भू परिष्करण। बार बार भू परिष्करण की क्रिया करते हैं तो बल्क डेंसिटी में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक भी आपका क्या होता है बेटा? कंप्लीट। थैंक यू।